सर साउंड नहीं आ रहा। अभी देखिए आ रहा है। यस सर। हेलो हेलो। सर आ रहा। ठीक है। ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो आपको मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। आरके प्लस हाई स्कूल हरिनामा। खैर, नाम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। हम लोग शुरू करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इनकी बात करना। देखो, अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स का मतलब होता है गति, रेट। काइनेटिक्स की बात करें तो इसका क्या होता है? रेट। क्या होता है? रेट। हालांकि एकदम से रेट कह देना सही नहीं होगा, लेकिन आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? रेट। मोटे तौर पे, ऐसे इसको हम डिटेल देखेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स, जब कभी केमिकल की बात हो तो केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शन के रेट के बारे में। और रेट से जो जितने जुड़े हुए फेनोमेना होंगे, जितने लॉज होंगे, नियम होंगे, उन सबको यहां पे हम पढ़ेंगे। अब जैसे देखो, अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री के दो टॉपिक हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि जो गिवन रिएक्शन है वो होगा या नहीं होगा। अगर कोई एक रिएक्शन की बात की जाए, कोई एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि A प्लस बी, समझने के लिए, और बी मैं लिखा। दो रिएक्टेंट है, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताने का काम करेगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज है तो आप ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब अगर रिएक्शन होगा तो कितने दिनों में होगा, अर्थात रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये बताने का काम करता है केमिकल काइनेटिक्स। ये बताने का काम कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लाते हैं। पुराने वाले एनसीईआरटी में ये चीज था मेंशन, अभी वाले में नहीं है।
अगर आपको मैं बता दूं कि ग्रेफाइट तो आप सब लोग जानते होंगे, ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो आपके पास पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो है वो ग्रेफाइट ही होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। ग्रेफाइट को अगर गर्म किया जाए तो कन्वर्ट कर जाएगा डायमंड में, हीरा में कन्वर्ट। अब आप कहोगे कि सर अब बस कीजिए, सब चीज पढ़ा दिए, अब चले पेंसिल से निकालते हैं वो ग्रेफाइट को और हम लोग क्या बनाते हैं, हीरा। लेकिन सोचिए अगर ये बात इतनी आसान होती तो ये इतना आसानी से आप तक चला जाता क्या, या हम फिर आपको क्यों बताते। सबसे पहले तो हम ढेर सारा हीरा बना लेते ना, पेन भी हीरा का, पेंसिल भी हीरा का, हीरा हीरा हीरा, हीरा इतना प्रीशियस रह ही नहीं जाता। लेकिन ये सही है कि ग्रेफाइट को अगर गर्म किया जाए, 1 मोल अगर ग्रेफाइट है उसको 1 किलो कैलोरी हीट दे दिया जाए तो ग्रेफाइट टर्न्स टू डायमंड। ग्रेफाइट किसमें बदल जाएगा, हीरा में बदल जाएगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स ने इतना बता दिया, सही बता दिया। लेकिन अब जब आप ये करने जाओगे तब आपको अब केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, और केमिकल काइनेटिक्स बताएगा कि इस प्रोसेस में बहुत 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 ज्यादा समय लगेगा। दोनों चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स आपको बता रहा था कि ये जो गिवन रिएक्शन है उसको होना है कि नहीं होना है, और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको बताएगा कि ये जो गिवन रिएक्शन है जो होने वाला है वो कितना देर में होगा। समझ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि जो गिवन रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, रेट कैसे निकालेंगे, और रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रेट को घटाने के लिए क्या करेंगे। बहुत सारा चीज आप खुद से जानते हैं। जैसे आप सबको पता है कि गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब हो जाता है और जाड़ा के दिनों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। तो तुरंत आप सोचो क्या कि गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब हो जा रहा है, जाड़ा के दिनों में जल्दी खराब नहीं हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि फ्रिज में जो हम लोग खाना रखते हैं वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्या कारण है भाई। तो फ्रिज में या गर्मी ठंडा जाड़ा की बात कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर का फर्क है। मतलब टेम्परेचर कम तो सड़ने का रेट, खाना के सड़ने का रेट कम, और टेम्परेचर ज्यादा तो खाना के सड़ने का रेट भी कैसे ज्यादा। एक चीज तो आप समझ रहे हो, ये सबको जान रहे थे, बस अब आपको याद दिलाए कि मतलब एक फैक्टर टेम्परेचर होगा जो रिएक्ट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्लियर है। अगर पूछा जाए आपसे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उन फैक्टरों को पढ़ते हैं, उन कारकों को पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है। Yes. आगे बढ़े। Yes. Chemical kinetics is the branch of chemistry in which we deals about rate of reaction and factor affecting rate of reaction. Chemical kinetics की बात करें तो कहेंगे it is branch of chemistry, branch of chemistry in which we deals about
rate of reaction and factor affecting rate of reaction। ये केमिस्ट्री की एक शाखा है, रसायन की एक शाखा है, जिसमें हम लोग प्रतिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखा है, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अगर कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो आप बताओगे कि सर कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ उन कारकों को पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जैसे रिएक्शन की बात कर ले, कुछ हम रिएक्शन की बात करें। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के प्रकार, और आज मेरा बांटने का जो तरीका है वो रेट पे आधारित है। एक होगा रिएक्शन स्लो रिएक्शन, एक रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन। दूसरा होगा इंटरमीडिएट और तीसरा क्या होगा, फास्ट। रिएक्शन तीन तरह है, फर्स्ट स्लो, दूसरा इंटरमीडिएट, और तीसरा क्या होगा। चलो कुछ एक उदाहरण देख लें। जैसे स्लो रिएक्शन की बात करें, आप जितने भी लोग जुड़े हो या जितने भी लोग इसको देखोगे, सबको पता है कि लोहा को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाए। साथ ही साथ ये भी आपको पता है कि दूध से दही जमता है, दूध से ही दही बनता है। अब ये बताइए आप कि दूध आपको दे के अब भेज दिया जाए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का हालत अभी पता है ना, वहां पे वो जो लड़ाके हैं एकदम बंदूक लेके खड़ा है कि 2 मिनट में दूध से दही जमाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। क्या संभव है कि 2 मिनट में दूध से दही बन जाए? आप कुछ भी कर लीजिए भैया, वो संभव नहीं है। एक लोहा का आपको टुकड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि 1 मिनट में इसमें जंग लगाओ। जंग समझते हैं ना, चीटी जिसको हम लोग बोलते हैं इधर। तो 1 सेकंड में जिसमें चीटी लगाओ, 2 मिनट में चीटी लगाओ, क्या लगा लेंगे क्या? नहीं। तो कैसा रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन होगा। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स में या रेट के आधार पर रिएक्शन कितने तरह के, तो हम कितने तरह के बताएंगे बाबू, 3 तरह के। पहला क्या होगा, स्लो रिएक्शन, जो धीरे धीरे होता है। दूसरा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट किसको कहेंगे, तो उसको समझने के लिए हम फास्ट समझ लेते हैं, खुद इंटरमीडिएट समझ जाएगा। दीपावली आने वाला है कुछ दिनों में, दीपावली में बम जलाते हो ना, पटाखा जलाते हो ना, जलने के बाद अभी जला के सोए हुए हैं कि 1 आध घंटा के बाद फटेगा, तो क्या ये संभव है क्या? नहीं, तुरंत फट जाएगा। तो कैसा रिएक्शन हो गया, फास्ट रिएक्शन। या आप लैब में जाना, जिस स्कूल में हो लैब में जाना, एसिड और बेस को मिलाइएगा टीचर के उपस्थिति में, अकेले मत करने लगे ना तो हाथ तो जल जाएगा। एसिड और बेस को मिलाइए और देखिए कि कितना फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत से आपका बीकर गर्म हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो कैसा रिएक्शन हो गया, फास्ट रिएक्शन।
देखिए एक बार दूध से दही बना रहे थे, बहुत स्लो, और आपके यहाँ बारूद जल रहा है, बम फट रहा है, एलपीजी सिलेंडर में आग लग गया, तो जलने में समय लगेगा क्या? तो कैसा रिएक्शन हो गया? फास्ट रिएक्शन। अब इन दोनों के बीच में जो होगा, ना तो बहुत स्लो है और ना तो बहुत फास्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंटरमीडिएट रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए यहां पे ना तो हम लोग बहुत स्लो रिएक्शन का स्टडी करेंगे और ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन। इस चैप्टर में हम लोग स्लो रिएक्शन का भी स्टडी नहीं कर पाएंगे और ना ही बहुत फास्ट रिएक्शन का स्टडी कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब जरा समझते हैं कि क्यों सर स्लो फास्ट का क्यों नहीं कर पाएंगे। तो क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, कभी कभी दिखता है कि अरे ये तो कैच नहीं था और अंपायर साहब उंगली उठा दिए। पीछे कीपर कैच लिया है, धोनी पीछे कैच ले लिया है, वो कैच तो था ही नहीं और अंपायर साहब उंगली उठा दिए, तो बैट्समैन भी कहाँ मानता है? अब तो डीआरएस है ना, ये डीआरएस क्या बोलते हो? डीआरएस तुरंत टी बना देगा कि भाई दिखाइए कैसे आउट है हम। तो देखेंगे, आप देखिएगा, फिर इसके बाद कमेंटेटर वाले लोग टीवी पे आप देखते होंगे तो दिखता है कि उसको स्लो करके दिखाया जाता है। तो स्लो करके दिखेगा तो पता चलेगा कि नहीं कि बैट और बॉल के बीच तो यहाँ 2-3 फीट का अंतर था। वो अंपायर क्यों नहीं देख सका इसको? कभी ये सोचे कि अंपायर क्यों नहीं देख सका? कनिष्क सिंह हैंड रेज किए हैं, कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए गलती से हो गया। तो ये आप सोचिए कि वो अंपायर क्यों नहीं देख सका था कि बैट में बॉल लगा था कि नहीं लगा था? इसलिए नहीं देख सका क्योंकि वो रिएक्शन क्या था? बहुत फास्ट रिएक्शन। आपके आंख के सामने कोई चीज बहुत तेजी से निकल जाए तो क्या उस पर कोई चीज लिखा हुआ, एक बॉल, हम बॉल में कुछ लिख दे और आपके आंख के सामने से फेंक दे तो क्या उसको पढ़ लीजिएगा क्या कि बॉल पे क्या लिखा हुआ था? नहीं पढ़ पाइएगा। क्यों नहीं पढ़ पाइएगा? क्योंकि वो रिएक्शन कैसा था? फास्ट है। क्लियर है? तो फास्ट का स्टडी पॉसिबल नहीं है। स्लो, इतना स्लो है कि यहाँ खड़ा थे, अब पहुंचना है सामने, आज थे, 1 महीना के बाद भी लाके देख रहे हो तो यहीं खड़े हैं। हम कोई पूछा कि चल रहा है जी, तो हाँ चल रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर घास के, 1 महीना में कितना खींच के? 1 सेंटीमीटर। तू लगेगा जो खड़े हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 0 आ जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे, ना तो हम लोग स्लो रिएक्शन का स्टडी करेंगे और ना ही फास्ट रिएक्शन का। हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं किसका बाबू? इंटरमीडिएट रिएक्शन का, जो आपको पढ़ना है। क्लियर है? रिएक्शन कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। कौन कौन? स्लो, इंटरमीडिएट और फास्ट। आगे बढ़े। अब एक बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पढ़ना तो वही है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें? रेट ऑफ प्रतिक्रिया की दर। तो देखिए, याद करो क्लास 9th 10th 11th में फिजिक्स में आप वेलोसिटी निकालना सीखे थे या स्पीड निकालना सीखे थे? स्पीड कैसे निकाले थे? जैसे एक कोई आदमी है, ये चलना प्रारंभ करता है यहां से, या टाइम जो है 7 बज रहा है और यहाँ पे किलोमीटर के लिए जो लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये 0 किलोमीटर। ये चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चल रहा है, चल चल के हमने देखा कि टाइम जब 8 हो गया
तो ये 4 किलोमीटर, यहां पे कितना था 0 किलोमीटर, और यहां पे कितना था 4 किलोमीटर। तो अब हम लोग यहां पे निकालना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही पढ़े होगे। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि कितना दूरी पे फाइनली पहुंचा, 8 बजे कहां पे था तो 4 किलोमीटर पे, कहां से शुरू किया था तो 0 किलोमीटर से शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट सर होगा 4 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, 4 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर। टाइम का क्या है सर, तो टाइम सर 8 बजे फाइनल कितना था, 8 बजे इनिशियल कितना था 7 बजे, तो क्या करेंगे 8 आवर माइनस 7। मैंने क्या किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 4 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट यही होता है। अब टाइम की बात क्या करें, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा, आप देखोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। जब भी कभी रेट निकालना हो, कहीं भी रेट निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना हो, जैसे यहाँ पे रेट जो है वेलोसिटी जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में रेट है। वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकाले तो हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर रेट निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। यहां पे हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सिमिलरली अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम, ये लिखते हैं ना। क्या करेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब हम लोग चाहे तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में रेट। स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। वेलोस एक्सेलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, वेलोसिटी। लेकिन यहां तक तो चलिए हमको समझ में आ रहा था, सर गाड़ी मोटर था तो सर यहाँ पे 0 किलोमीटर पे, फिर 4 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे बाइक चलाना शुरू किए, यहां से चलना शुरू किए 10 किलोमीटर 20। लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन किए हो या नहीं किए हो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर किए हो गया, आप सबके घर में दूध से दही जरूर बना होगा, मम्मी दूध से दही जमाती। तो क्या लगता है, दूध आपके किचन में रखा जाता है दही बनने के लिए, तो सुबह क्या वो आंगन में नजर आता है क्या,
नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। भैया किचन में दूध था तो दही भी हमको कहाँ पे मिलेगा? किचन में। तो कहाँ सर, दूरी तो कुछ तय ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, टाइम में चेंजिंग है कि शाम में 8 बजे रखे थे और सुबह 8 बजे दही मिला है। क्लियर है? तो याद रखना कि जब कभी रिएक्शन की बात करें तो उसमें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मिलेगा नहीं। वहां पे एक चेंजिंग होता है, और चेंजिंग होता है कंसंट्रेशन में। चेंजिंग किसमें होता है? कंसंट्रेशन में। तो कह देंगे हम लोग इसका डेफिनेशन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहना होगा, इसको परिभाषित करना होगा, तो हम कहेंगे सांद्रता परिवर्तन की दर को प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। कंसंट्रेशन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए थोड़ा और डिटेल इसको समझते हैं। डिफिनीशन अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration is called rate of reaction. Rate of change of concentration, सांद्रता परिवर्तन के दर। सांद्रता परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रेट ऑफ रिएक्शन। अब सोचिए आप सांद्रता में कैसे परिवर्तन होगा, सो देखते हैं। एज्यूम करते हैं कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है किसमें बाबू? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट कर रहा है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि अभी हमने रिएक्शन शुरू किया और उस समय के टाइम को हम लोग 0। ऐसे अब तुरंत कुछ लोग बोलेंगे सर टाइम क्या कभी 0 होता है क्या? तो नहीं सर, टाइम कभी भी 0 नहीं होता है। लेकिन आप सोचो, टाइम तो हम लोग हमेशा 0 करते हैं। स्कूल में कितना देर रुकना है सर? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कुछ ना कुछ होता है ना। तो जिस समय आप शुरू करोगे कोई चीज, उस टाइम को हम लोग क्या ले लेते हैं? 0। जैसे ये क्लास कितने देर का है? 1 घंटे का क्लास है। तो जिस समय हम शुरू किए उसके टाइम को क्या ले लिए? 0। अब उसके बाद 1 घंटा और कंसीडर कर लेंगे। तो t इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि टाइम 0 हो गया। टाइम कभी भी 0 नहीं होता है। t इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि जिस समय हम शुरू किए उस टाइम को क्या मान लिए? 0। जब टाइम 0 था तो इस समय इसका कंसंट्रेशन बार ये मान लेते हैं कि 10 m। कैपिटल M तो समझ रहे होगे, मोल पर लीटर। जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन कितना था बाबू? 10। अब ये सब बात चूंकि रिएक्शन है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। रोटी बनाना अभी शुरू किए हैं, रोटी बनाना अभी शुरू किए हैं, रोटी की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि अभी तो आप शुरू किए हैं ना। टाइम इक्वल टू कितना है? 0 है। रिएक्टेंट कितना था? 10 m था। ये प्रोडक्ट कितना होगा अभी? 0। कुछ देर के बाद t इक्वल टू देखिए कि जब 10 सेकेंड हो गया, t इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ ना कुछ कम होगा ना। अब प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ ना कुछ क्या होगा? बढ़ेगा। रोटी बनाना शुरू किए, उसी एग्जांपल पे आते हैं। तो समय के साथ क्या होगा? आटा का कंसंट्रेशन कम होगा, आटा की सांद्रता जो गूंथ के रखे हैं वो कम होगी, और रोटी की सांद्रता क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। रिएक्टेंट समय के साथ कम होगा
अब प्रोडक्ट समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो बाय द शुरू में 10 था, अब मान लेते हैं कि कम होके ये 2m हो गया और ये ज्यादा होके कितना हो गया 8m। चलिए अब हमको रेट निकालना, क्या निकालना है, रेट। तो देखो यहाँ पे रेट हम लोग दो जगह निकाल सकते हैं, एक रिएक्टेंट के सापेक्ष में और दूसरा प्रोडक्ट के सापेक्ष। तो हम लोग रिएक्टेंट के सापेक्ष में निकालने जाते हैं रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। किसके सापेक्ष में निकालने जा रहे हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के सापेक्ष में निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल यही था ना, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। क्या करेंगे, 2m माइनस 10m डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, यही रेट हो जाएगा। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -8m बाई 10 सेकेंड। सोल्व कर लो सर तो -0.8m पर सेकेंड। क्या किया मैंने, मैं बताया था कि जब भी कभी आपको रेट निकालना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो चेंज देखे, चेंज किस में हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। शुरू में 10 था, बाद में कितना हो गया है 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। क्लियर, 2m माइनस 10m डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। सोल्व कर दिया। अब चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, प्रोडक्ट। रेट विथ रिस्पेक्ट टू पी, प्रोडक्ट। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या होगा बाबू, 8m माइनस 0m, ये m में ही है ना, कंसंट्रेशन है, तो डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। सोल्व कर लेना बाबू तो ये आ जाएगा 0.8। उम्मीद करते हैं सोल्व कर लोगे। देखिए मैंने एक बार रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकाला और अगली बार क्या किया है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाला है, प्रोडक्ट। रेट निकालने के लिए हम हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे भी वही काम किए हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। और रेट निकाल रहे हो तो हमेशा डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं, टाइम। हमेशा डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बाबू, टाइम। तो यहां से चाहे तो एक दो डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला चीज क्या देख सकते हैं कि अगर रेट के लिए हम फॉर्मूला लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या कहेंगे बाबू, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। क्या, अब फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, चेंज। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं
change in concentration divided by change in कंसंट्रेशन में चेंज। याद रखना आप, जब भी कभी आपसे चेंज की बात की जाए तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज को हम लोग चाहें तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल सी बाय डेल टी। क्या लिख सकते हैं बाबू? चेंज को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। तो डेल सी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल फिर है तो चेंज इन टाइम। क्लियर है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन। अब देखो यहां पे हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट का चेंज लिखेंगे, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो प्रोडक्ट का चेंज। क्लियर? आगे बढ़ता है। जैसे इरेज करें इसको हम, अगर आपको लिखना होगा रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल आर बाई डेल टी। डेल आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में निकालना तो किसका कंसंट्रेशन में चेंज लेंगे? आर का। अगर हमको ऐसा लिखना होगा रेट विथ रिस्पेक्ट टू पी प्रोडक्ट तो क्या करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन। क्लियर? एक और चीज देखें हम लोग कि जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे यहां पे माइनस आया, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट निकाले तो क्या आया? माइनस। जब भी कभी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो हमेशा माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि रिएक्टेंट तो समय के साथ कम होगा ना सर, और कम से जब अधिक को घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑलवेज निगेटिव होगा। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब रेट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। याद रहेगा, पी से प्रोडक्ट, पी से पॉजिटिव नहीं। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट क्या आएगा? पॉजिटिव। अब कोई कहेगा कि सर इस निगेटिव का मतलब क्या है? तो कुछ नहीं, इस निगेटिव का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये घटने का रेट। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के घटने का रेट है, इसलिए इसमें क्या आया है? निगेटिव। निगेटिव का कोई मीनिंग पूछा जाए तो निगेटिव का सिंपल सा ये मीनिंग है कि रिएक्टेंट के घटने का रेट। अब पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट के क्या है? बढ़ने का रेट। क्लियर है? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब रेट निकालेंगे तो कैसा आएगा बाबू? निगेटिव। और जब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट निकाले तो कैसा आएगा? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और रेट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर आर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आर को लिखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन ना। अब ये डेल का मतलब क्या चीज? चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
अब P के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तब क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय चेंज इन। क्लियर? निगेटिव रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट। एक और चीज, अगर कोई पूछे कि रेट का यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट होगा एम पर सेकेंड। एम बोले तो क्या है बाबू, मोल पर लीटर। एम बोले तो क्या है, मोल पर लीटर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या एम को लिख रहे हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एम सेकेंड इनवर्स। और एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग समय सेकेंड में लें। अगर आपसे हम पूछे कि आपका कितना एज है तो आप सेकेंड में बताते हो क्या, नहीं ना, किसमें बताते हो, ईयर में बताते हो। कितना दिन पहले से स्कूल खुला है तो आप घंटा में बताते हो क्या, दिन में बताते हो, महीना में बताते हो। तो ये समय अलग अलग हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी। क्लियर? लेकिन अगर कोई पूछे तो हम लोग कह देंगे कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब टाइम है सर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज हो कि क्या हमेशा सर कंसंट्रेशन की बात करेंगे क्या, अगर गैस के बीच रिएक्शन हो रहा होगा तब, तो वहां तो प्रेशर मेजर करते हैं ना, वहां पे क्या मेजर करते हैं, तो प्रेशर। तो यहाँ पे एम जो लिखे हो कंसंट्रेशन, उसके जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एटीएम हो जाएगा, बार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आज जस्ट हम शुरू किए थे और आपको रेट के बारे में थोड़ा सा बताए हैं। ठीक है, अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो और थोड़ा डिटेल देखेंगे। ठीक है, रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये यूनिट वगैरह चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज इतना है। थैंक यू।